स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चे? यस सर। अच्छा, देखिए लास्ट क्लास में जब हमने रेजोनेंस डिस्कस किया था, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। देखिए पोलैरिटी इन बॉन्ड्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए HCl है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो अट्रैक्ट करता है वो पार्शियल नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर दो पोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, एंड दिस इज नोन एज पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। और एक और एग्जांपल लिखते हैं, HF की बात कर लेते हैं। HF में F is more electronegative than hydrogen atom, तो F will have partial negative and H will have partial positive charge. So there is a creation of positive and the negative pole in this bond, and this is known as polarity in a bond. हालांकि अगर मैं बात करूं किसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी वो आप समझते हैं, F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें HCl के मुकाबले पोलैरिटी ज़्यादा होगी। अगर आप वाटर को देखते हैं तो वाटर की शेप ऐसी होती है, ऐसी क्यों होती है आपको वेस्पर्ड थ्योरी में बता दूंगा मैं आपको। तो हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, तो ऑक्सीजन विल हैव पार्शियल नेगेटिव एंड H विल हैव पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन एक नहीं दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, एंड दिस इज नोन एज पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। देखो पोलैरिटी इन अ बॉन्ड तभी आएगी जब हेट्रो न्यूक्लियर एटम्स होंगे, अलग अलग न्यूक्लियस, अलग अलग एटम होंगे, तभी पोलैरिटी होगी। अदरवाइज पोलैरिटी ही नहीं होगी। अगर H2 होगा, Cl2 होगा, F2 होगा, तो फिर थोड़ा ना पोलैरिटी होगी। जैसे अभी आपने अमोनिया पढ़ना है, अमोनिया की शेप ऐसी क्यों होती है ये आप अभी छोड़ दो, पिरामिडल शेप ऐसी क्यों होती है छोड़ दो, आगे चल के आप ट्रेंड हो जाएंगे, आप खुद ही ऐसी शेप बनाएंगे। पर इसके अंदर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, so N will have partial negative charge and H atom will have partial positive charge. And this is known as polarity in a bond. बॉन्ड में पोलैरिटी का आ जाना। तो जरा डेफिनेशन पे आते हैं। When the covalent bond is formed between two heteronuclear atoms, ये शब्द समझे बच्चे आप? When the covalent bond is formed between two heteronuclear atoms, then the shared electron density gets shifted towards more electronegative element. तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है get shifted towards more electronegative atom, get shifted towards more electronegative atom, which results in the development of partial negative charge and partial positive charge on the atoms. Such bonds are known as polar covalent bonds. Example HCl, HF, water, ammonia। मतलब जब भी दो अलग अलग एटम होंगे तो बॉन्ड तो पोलर होगा नहीं होगा, पोलैरिटी तो होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक इसके अपोजिट एक डेफिनेशन आती है नॉन पोलर बॉन्ड्स। मतलब जहां पर बॉन्ड में पोलैरिटी ना हो, ये तभी होगा जब होमोन्यूक्लियर होंगे। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया? एक जैसे न्यूक्लियस, जैसे H2, O2,
Cl2, F2, N2, P4, जहां पे एक जैसे एटम बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी? सेंटर ऑफ दीज टू एटम। क्या किसी एक की तरफ शिफ्ट होगी? वो नहीं होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, ताकत का अंतर ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी की तरफ शिफ्ट ही नहीं होगी। तो जरा डेफिनेशन पे जरा गौर करिएगा। व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर एटम्स, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर एटम्स मतलब सिमिलर एटम्स, the shared electron density are equally attracted by the two bonded atoms। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जो बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल H2Cl2 N2O2 P4। क्या पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड में कोई डाउट बचे? और पहचानना कितना आसान है, जब हेट्रोन्यूक्लियर होंगे तो पोलर, जब होमोन्यूक्लियर होंगे तो नॉन पोलर। इससे एनी डाउट मेरे बच्चों? नो सर। अब जो है सबसे क्रूशियल टॉपिक शुरू हो रहा है मेरे बच्चों, डाइपोल मोमेंट। ध्यान से समझिएगा डाइपोल मोमेंट। देखो डेफिनेशन पे तो मैं अभी आ रहा हूं, वेट कर लो। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स बी एंड ए विल हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड बी विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हालांकि मैंने आपको जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवाई थी तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होती है, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ ज्यादा समय बिताने लगती है, तो बी पार्शियल नेगेटिव और ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। सही पिक्चर ये होती है, वो बात अलग, हम ये कभी बनाते नहीं है, सारी किताबें सारे टीचर यूं बनाते हैं, तो मैं भी इसको यूं ही बना रहा हूं, पर आपको सही पिक्चर पता होनी चाहिए क्या है, राइट। चलिए, जब ए और बी ने बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ शिफ्ट हो गई, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो डाइपोल मूवमेंट होती है इसका सिंबल म्यू होता है। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेटेड, चार्ज सेपरेटेड मतलब ये कितना चार्ज है। हाँ एक बात तय है, जितना ये नेगेटिव है मैग्नीट्यूड में उतना ही ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसने जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूटी है इसने उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खोई है, राइट। समझे आप? जैसे अगर किसी के पास 100 रुपये हैं और दूसरे के पास भी 100 रुपये हैं, और अगर इसने ताकतवर होने की वजह से इससे 5 रुपये लूट लिए, तो ये 5 रुपये रिच हो गया और ये 5 रुपये डेफिशिएंट हो गया, तो जितनी मनी इसने पाई है उतनी ही मनी इसने खोई है। ये बात समझ में बच्चे आपको? ठीक है ना मेरे बच्चों? तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो ये क्यू है, दिस इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दिस डी। डी का मतलब ए के न्यूक्लियस से लेके बी के न्यूक्लियस से। याद है ना आपको बॉन्ड लेंथ कहां से कहां कैलकुलेट करते थे? एक के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके दूसरे के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, तो दिस डी इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। तो दिस डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distance between the center of two positive and the negative charges, and the distance between the center of two positive and negative charges, Q into D की प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। देखिए ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और आपने देखा इसकी डेफिनेशन में भी मैथमेटिक्स है। जरा दोबारा से डेफिनेशन सुनना। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। मतलब डेफिनेशन में भी मैथमेटिक्स छिपा है। तो फिर भी बच्चा ये पूछता है कि सर इसका मीनिंग क्या है। डाई मतलब दो, पोल, दो पोल। कौन से दो पोल भाई? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। मूवमेंट मतलब दो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की ताकत डाइपोल मूवमेंट को दर्शाती है। क्योंकि जितना ज्यादा क्यू होगा, डी जितना होगा, उतनी ज्यादा दो पोल की ताकत होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी। तो अगर मैं कभी कहूं कि डाइपोल मूवमेंट हाई है, समझ जाना चार्ज सेपरेशन बहुत हाई है। तो समझ जाना चार्ज सेपरेशन बहुत हाई है। दो पोल की दो पोल की ताकत बहुत ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा है। तो दिस डाइपोल में लिख देता हूं, दिस डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेटेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इस डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट आती है वो तीन तरीके की होती है। एक तो इसकी यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ईएसयू, और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं सीजीएस में? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। तो सीजीएस में डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? ईएसयू सेंटीमीटर। इसकी दूसरी यूनिट होती है एसआई में, एसआई में चार्ज की यूनिट क्या होती है? सी, सी का मतलब, और डिस्टेंस किस पे मेजर किया जाता है? तो फिर एसआई यूनिट में डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। पर यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जब कूलम मीटर लिखो ना तो सी छोटा मत कर देना, वो सेंटीमीटर बन जाएगा। यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। सर क्यू कैसे लेंगे, एक बार फिर से बता दो। तो कैसे लेंगे मतलब? क्यू चार्ज सेपरेटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, कितना एक्सटेंट तक चार्ज गया है। कि जैसे कंप्लीट चार्ज कितना होता है मेरे बच्चे? 1.67 10⁻⁻19 कूलम होता है अगर पूरा चार्ज चला जाए तो, कंप्लीट चार्ज होता है, राइट। अगर कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो मान लो हमने कह दिया इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो ये क्यू हो गया, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये कंप्लीट नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है वो कुछ हद तक गई है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है? 1.67 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी कुछ हद तक जाएगी, तो कुछ हद तक कितनी होगी? वो 1.67 10⁻⁻19 से कम ही होगी। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। कंप्लीट ट्रांसफर किसके अंदर होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर। और हालांकि एक एक आपको एक थोड़ी तसल्ली दे देता हूँ ये कह के कि डाइपोल मोमेंट का कोई न्यूमेरिकल नहीं है हमारे सिलेबस में। आपने पूरी 11th पूरी 12th में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं करना बच्चे। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन और इसकी यूनिट्स पे गौर करिएगा। इसकी एक और यूनिट होती है डिबाई, पीटर डिबाई के नाम से इसका यूनिट पड़ी। पीटर डिबाई मतलब जिसने इस पे काम किया था। जो 1 डिबाई होता है वो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। दिस इज रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड ESU सेंटीमीटर। ये रिलेशन आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है। हाउ 1 डिबाई एंड ESU सेंटीमीटर आर रिलेटेड टू इच अदर। 1 डिबाई का रिलेशन कूलम मीटर से भी है, which is 3.33 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये दो रिलेशन आप याद कर सके तो अच्छी बात है। न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है, न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भी 10⁻18 ESU सेंटीमीटर का मतलब क्या है।
इसका मीनिंग क्या, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आओ मैं आपको बताता हूँ। बोलो बेटा। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे बच्चे, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जो भी बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जैसे मान लो डाइपोल मोमेंट ईएसयू सेंटीमीटर में इतनी आई, ठीक है, ईएसयू सेंटीमीटर में इतनी आई, तो ये क्या है, दिस इज 1 डिवाई। तो अब इसको क्या कह सकते हो, 3.12 डिवाई। ठीक है मेरे बच्चे। सर अगर क्वेश्चन आ गया तो हमेशा क्यों दिया होगा? हाँ क्यों तो दिया होगा ना। अगर मान लो डाइपोल मोमेंट निकालनी आ गई, हालांकि एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपको बताया होगा कि इतना चार्ज सेपरेट हुआ, इतनी बॉन्ड लेंथ थी, फाइंड डाइपोल मोमेंट। तो मान लो क्यू दिया हुआ है ईएसयू में और डी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो किस में आएगा फिर, ईएसयू सेंटीमीटर में। तो आप उसको डिवाई में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर की जगह डिवाई लिख सकते हो, क्योंकि 1 डिवाई इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है बच्चे। यस सर। देखो जो ईएसयू में चार्ज होता है ना, ईएसयू में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इस ऑर्डर का होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है ना सेंटीमीटर में, वो इस ऑर्डर की होती है। तो जो प्रोडक्ट आती है, जो प्रोडक्ट आती है उसमें मान लो लिखा होगा 4 × 10⁻18 आएगा। समझ में आई मेरी बात। ये इस ऑर्डर का रहेगा, आगे कुछ भी हो सकता है इसके, ये इस ऑर्डर का रहेगा, आगे 3 या 2 कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रोडक्ट आएगी इतनी आएगी। तो फिर पीटर डिवाई ने क्या किया, उसने देखा कि 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर हर बार आ रहा है, तो उसने कहा इसको 1 डिवाई मान लेता हूँ, तो 4 डिवाई मान लिया उसको। समझ आया बेटा क्या किया ये। यस सर। मान लो अगर किसी की डाइपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर में इतनी आ रही है, 6.66 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर आ रही है, तो इसको डिवाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया 1 डिवाई इज इक्वल टू हाउ मच, 3.33 10⁻30 कूलम्ब मीटर। 2 डिवाई। हाँ बच्चे, सर 2 डिवाई हो गया ना फिर वो। हाँ तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो आपका आंसर 2 डिवाई आ जाएगा। और इसको ईएसयू सेंटीमीटर में कैसे लेके जाओगे, 2 × 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। देखो आपको ना ये रिलेशन आने चाहिए तीनों। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ, छोटे छोटे, जो मैंने असाइनमेंट में भी दिए हुए हैं। मान लो ये लिखा हुआ है कि 1.36 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर है। आप इसको डिवाई में कन्वर्ट करिए, तो आप 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, डिवाई। तो आंसर क्या आ गया, 1.36 डिवाई आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन है कि 5.22 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर को डिवाई में कन्वर्ट करिए। तो आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3.33 10⁻⁻30। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, डिवाई में आ जाएगा। जैसे उल्टा करते हैं, 3.6 डिवाई लिखा है, इसको ईएसयू सेंटीमीटर में कैसे लेके जाओगे। तो आप इस डिवाई की जगह क्या कर दो,
और अगर कूलम मीटर में लिखा हुआ है 6.88 10⁻³ कूलम मीटर है, इसको कैसे लेके जाओगे इन ईएसयू सेंटीमीटर, इन ईएसयू सेंटीमीटर क्या करोगे आप? पहले इसको into 3.33 into 10 raised to the power minus 40. आपका जो आंसर आएगा वो डिवाई में आ जाएगा। अब आप इस डिवाई को हटा के क्या लगा सकते हो? अब आप इस डिवाई को हटा के ईएसयू सेंटीमीटर लगा सकते हो। हालांकि मैं बच्चे फिर बता रहा हूं, आपको इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में नहीं जाना मेरे बच्चे। अब हम वापस डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन में दोबारा आते हैं बच्चे। दोबारा से देखो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है। डाइपोल मूवमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेटेड एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, राइट? दिस इज क्यू इनटू डी। देखो बच्चे, जो डाइपोल मूवमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड है प्लस इसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? चार्ज सेपरेटेड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन शो करी जाती है इस एरो से, ऐसे। जो हेड होता है दिस इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो टेल होती है दिस इज टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हेड और टेल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस डाइपोल वेक्टर, इसको डाइपोल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइपोल वेक्टर। आज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे HCl है तो ये इसका चार्ज सेपरेटेड हो गया, तो इसका डाइपोल वेक्टर ये होगा, ये इसका वेक्टर है, डायरेक्शन है इसकी। इलेक्ट्रोन जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी उस तरफ हेड आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे Q इंटू डी से। वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना मेरे बच्चे। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे HF है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट होगी? F की तरफ। तो दिस इज डाइपोल वेक्टर। दिस इज डाइपोल वेक्टर। ठीक है बच्चे? देखिए, अब ये मान लीजिए आज के बाद इस संसार में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड नहीं मेरे बच्चे, आज के बाद इस संसार में मॉलिक्यूल सारे दो भागों में बट गए। यानी कि आज से दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। एक ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो यानी कि आपके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, आपकी बॉडी में चाहे जितने मर्जी मॉलिक्यूल हो, वो दो तरह की बाइफर्केशन में पाए जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। अब मॉलिक्यूल कब पोलर होगा और कब नॉन पोलर होगा, ये आपने कभी नहीं भूलना जब तक पूरे 2 साल की केमिस्ट्री चलेगी। मॉलिक्यूल पोलर तब होगा जब उस मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट होगी, और मॉलिक्यूल तब नॉन पोलर होगा जब उस पूरे मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। यानी कि जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाए वो मॉलिक्यूल आज के बाद नॉन पोलर, और जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा आ जाए, मतलब नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो, नेगेटिव तो होती नहीं ना, तो वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। पर यहां पर कुछ बच्चे गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि जिसमें पोलर बॉन्ड होंगे
वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड होंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। देखो बच्चे, ये बात यहां पे तो सही है कि नॉन पोलर बॉन्ड भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो बात यहां पर सही नहीं है। मतलब ये नहीं है कि जो मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, नहीं। इसका क्या मतलब है, उसके लिए अभी आप मेरी 5 या 10 मिनट का लेक्चर की वेट कर लो, अभी क्लियर कर दूंगा मैं। और उससे पहले मैं बच्चे दोबारा से आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पूरी केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत अहम शब्द मैं बता रहा हूं आपको आज। मतलब आज से मॉलिक्यूल या तो पोलर है, आज से मॉलिक्यूल या तो नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल तब पोलर है जब उसकी डाइपोल मूवमेंट 0 से ज्यादा है, और मॉलिक्यूल तब नॉन पोलर है जब उसकी डाइपोल मूवमेंट एग्जैक्ट 0 है। और देखते हैं इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल के जरिए से। आइए देखिए, CO2, देखो CO2 देखते ही पता चल रहा है होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर। हेट्रो हेट्रोन्यूक्लियर बिल्कुल हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरोन्यूक्लियर तो इसमें बॉन्ड पोलर होंगे नॉन पोलर होंगे? पोलर पोलर पोलर। पोलर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया सीख रहे हो आप, गुड। इसमें पोलर बॉन्ड्स होंगे, एक पोलैरिटी इधर होगी और एक पोलैरिटी इधर होगी, दो तरफ पोलैरिटी होगी। अब दो तरफ डाइपोल मूवमेंट होगी, एक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, इस बॉन्ड का वेक्टर है ये, डाइपोल वेक्टर कहते हैं। एक डाइपोल वेक्टर यूं बनेगा मेरे बच्चे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसमें दो बॉन्ड 180 डिग्री पर होते हैं, 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पे क्यों होते हैं, इसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को ये मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होता है। मेरी अगली क्लास तक आप परफेक्ट हो जाएंगे, बताने लग जाएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही होता है, सर हमें पता है, आप हमें बार बार मत बताया करो। मतलब आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, आप मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं कभी गलती करूंगा तो। तब तक आप वेट कर लो, अभी आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही होता है। तो अगर ये ऐसी है तो इसमें दो पोलर बॉन्ड है। क्या आपको लगता है ये बॉन्ड पोलर है? यस। क्या आपको लगता है ये बॉन्ड पोलर है? यस। हाउ मेनी पोलर बॉन्ड्स आर देयर? 2। तो अगर दो पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पे दो डाइपोल वेक्टर होंगे। पहला डाइपोल वेक्टर ये रहा, दूसरा डाइपोल वेक्टर ये रहा। जहां डाइपोल वेक्टर है ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे बॉन्ड भी पोलर है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या लगता है, सेम होगा डिफरेंट होगा? मैग्नीट्यूड क्यू इंटू डी सेम सेम होगा बच्चे, सेम सेम होगा। यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड एक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स निकलेगा, क्यू इंटू डी से। फिजिक्स में वेक्टर तो पढ़ते ही हो आप। आपको क्या लगता है फाइनल इस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। क्यों? ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को। फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे इक्वल मैग्नीट्यूड की, तो नेट फोर्स इज 0 हो। तो यस सर ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। तो ये जो आई, ये किसकी है, क्या आई? ये मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मूवमेंट आई, मॉलिक्यूल की। यानी कि बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट अलग होती है, मॉलिक्यूल की अलग होती है, मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट से आती है, तो रिजल्टेंट 0 है। तो आपको बताओ, जिसका रिजल्टेंट 0 आ जाए, जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट 0 आ जाए, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर नॉन पोलर तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल in spite of presence of two polar bonds. Question comes why? Answer: because in carbon dioxide there are two dipole vectors which are equal in magnitude but in opposite direction, cancels out each other and results in zero dipole moment of the molecule.
and hence makes it non-polar molecule. आंसर क्लियर है मेरे बच्चों? मैं दोबारा बोलूं? बोलो बच्चे, आंसर दोबारा बोल देता हूं. CO2 is a non-polar molecule in spite of presence of two polar bonds because CO2 contains two dipole vectors which are equal in magnitude but in opposite direction, which cancels out each other and results in zero dipole moment. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. BeF2. BeF2 की शेप ना मेरे बच्चे ऐसी होती है, लीनियर. क्यों होती है? वेट कर लो उसके लिए अगली क्लास की. मतलब मैं आपका ना साथ साथ इंटरेस्ट भी बना रहा हूं अगली क्लास के लिए कि कुछ अगली क्लास में बढ़िया होने वाला है. मतलब अगली क्लास में हम शेप सीखने वाले हैं. हाँ, इसमें हेटेरोन्यूक्लियर है, अलग अलग न्यूक्लियस है, तो बॉन्ड पोलर होंगे. एक का डाइपोल वेक्टर यू बनेगा F की तरफ, एक का डाइपोल वेक्टर यू बनेगा F की तरफ. F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम ना, हालांकि F तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. आपको क्या लगता है ये दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन है? नहीं है, है? क्योंकि 180 डिग्री. Yes, sir. तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल? Zero. तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ नहीं हुआ? तो BeF2 देखने में क्या लगता है? पोलर, पर असलियत में क्या है? नॉन पोलर. क्वेश्चन कम्स व्हाई. BeF2 is a non-polar molecule in spite of presence of two polar bonds because in BeF2 there are two dipole vectors which are equal in magnitude but in opposite direction, which cancels out each other and hence results in zero dipole moment. Is that clear? Next case is BCl3. BCl3 मेरे बच्चों ऐसा होता है, 120 डिग्री पे 3 बॉन्ड होते हैं एंड Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा. वेक्टर एरो समझ में आ गया किसकी तरह बनता है? एक वेक्टर ये रहा, 3 वेक्टर हैं इसके अंदर. क्या लगता है तीनों वेक्टर कैंसिल करेंगे या कुछ रिजल्टेंट आएगा? क्या इन तीनों का कोई रिजल्टेंट आएगा या नहीं आएगा? हालांकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. रिजल्टेंट क्या आएगा इन तीनों का? क्या लगता है? Zero. जीरो. जीरो पता कैसे आएगा? मैं बताता हूं. जो ये वेक्टर है और जो ये वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा. ये आएगा नहीं आएगा? आप बताओ. Yes, sir. ये दो का रिजल्टेंट है, ये इसको कैंसिल नहीं कर देगा? Yes, sir. तो नेट रिजल्टेंट कितना आ गया मॉलिक्यूल का? और Zero. डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाए नेट, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? क्वेश्चन कम्स व्हाई. Non-polar. हाँ, अब कलर बदल दिया जी मैंने, क्वेश्चन रूप अलग ले रहा है. ब्लू कलर वाला क्वेश्चन हो गया अब, ब्लू कलर के मॉलिक्यूल के लिए. क्वेश्चन इज BCl3 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ polar bonds because in BCl3 there are 3 dipole vectors which are equal in magnitude but in opposite direction, which cancels out each other and hence results in zero dipole moment. क्लियर है बात बच्चे? Yes, sir. चलिए देखिए, आपको ये मालूम है ना वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है? ये मैं ऐसे ही चल रहा हूं आपको सोच के कि आपको आता है. द रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय ये μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 क्या होता है? ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये मैंने लिख दिया ऐसे ही. Sir, पढ़ा है. Sir, पढ़ा. हाँ, तो इसीलिए मेरे बच्चे जब आप
इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे ना, 120 डिग्री है ये, cos थीटा 120 पुट करोगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये इसको कैंसिल कर देगा, तभी नेट रिजल्टेंट 0 आ जाएगा इसका। चलो अब चौथा कलर चेंज कर लेते हैं, इससे ले लेते हैं मीथेन। मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा होता है, सी ऐसा होता है। देखो जो ये वेज है ना, ये वेज ये आपकी तरफ आ रही है, मतलब ये मान लो ये आपके लैपटॉप से बाहर निकल रही है, आपकी तरफ आपके लैपटॉप और आपके फेस की तरफ आ रही है। और ये डैश, इसको डैश कहते हैं, ये आपके लैपटॉप से पीछे की तरफ जा रही है। इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो ये आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी तरफ आती है वो चीज़ बड़ी दिखाई देती है, ये आपसे दूर जा रही है, जो आपसे दूर जाती है चीज़ धुंधली दिखाई देती है। और ये बॉन्ड लैपटॉप की स्क्रीन पर है, मतलब लैपटॉप के प्लेन पर है। तो क्या आप 4 बॉन्ड को 3 डायमेंशनली व्यू कर पा रहे हो मेरे बच्चों? बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने मिथेन वाली वो क्लास देखी है जिसमें मैंने मिथेन बोर्ड पे बना के दिखाया है, पेन से मार्कर से बना के दिखाया होगा मैंने? आपने मेरी वो क्लास देखी है बच्चों, दूसरी वाली रिकॉर्डिंग क्लास, ये वाली नहीं? क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग की मेरी वो क्लास देखी है जिसमें मैं मिथेन मॉलिक्यूल को बना के दिखा रहा हूँ? हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसमें समझ में आ गया था मैं कैसे बना के दिखा रहा हूँ? इसमें तो शायद समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें तो ये लग रहा होगा आपको कि शायद ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, और ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, पर ये सारे एंगल मालूम है ना बराबर हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कैसे दिखाऊं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है? कोई ऐसा है जिसने मेरे वीडियो नहीं देखा मेरे बच्चों? बोलो। यस सर, अभी तक मैंने नहीं देखा। कौन सा बच्चा ये? सर वैभव। क्लास के बाद फोन करना जरा मुझे, मैं तेरी खबर लेता हूँ बेटा क्लास के बाद। हाँ जी, ओके सर। देखिए मैं फिर कैसे बना के दिखाऊं? चलो मैं आपको कैमरा ऑन, आप मुझको देख पा रहे हैं बच्चों? Yes, sir. आप मुझे देख पा रहे हैं? कैसे देख पा रहे हैं? कैमरा तो मेरा ऑफ है। No. क्या मैं देख पा रहा हूं? बोलो बच्चों। No, sir. अब दिख रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मुझको तो अपनी फोटो नहीं दिख रही यहाँ पर? क्या आपको आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? Yes, sir. चलिए फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। Yes. मैं मिथेन बना के दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, आपको मेरे 2 पेन दिख रहे हैं बच्चे? मैं उधर आया तो मैं Yes, Yes, sir. sir. उधर आ जाता हूँ, उधर आके पढ़ाता हूँ। उधर आ रहा हूँ बच्चे, देखो समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा। सर सिर्फ हेड दिख रहा है आपका। मेरा सर दिख रहा है, मैं चेंज करता हूँ मेरे बच्चे, ये रुक जाओ। अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए आपको ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं? Yes, sir. इधर आता हूँ, उधर आकर दिखाता हूँ। एक मिनट बच्चे, ये कैसे आता है? अब मैं दिख रहा हूँ?
Yes, sir. हाँ देख रहा हूँ, अब देखिए, अब मैं भी अपने आप को देख पा रहा हूँ ना। देखिए ये कितने एंगल, ये जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है बच्चों, ये दोनों एक ही प्लेन में है। अब जो ये है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है। अब इसमें और इसका एंगल, और इसका और ये जो व्हाइट मार्कर है इसका एंगल सेम है। दिखाऊं? ये देखो, ये देखो, सेम है नहीं है? आप इसको दिमाग में बिठा लो और अब देखो, अब व्हाइट मार्कर वाला एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल सेम लग रहा है आपको? अब ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। अब चौथा बॉन्ड कहां से लाऊं? ये रिमोट ले लेता हूं, ये रिमोट ले लेता हूं। अब ये रिमोट जो है ये मेरी तरफ आ रहा है, पर जानते हैं इस रिमोट का एंगल और उस ऊपर वाले पेन का एंगल सेम है। दिखाऊं? दिखाऊं बच्चे? आप एक बार दिमाग में ये एंगल बिठा लो, ये एंगल दिखा, ये एंगल दिखा, बिठा लिया दिमाग में आपने अपने? ये एंगल और ये एंगल सेम था। दिखाऊं दोबारा? ये देखो, सेम था ना? अब क्या करूंगा मैं? अब ये एक और एंगल है, ये एंगल सेम दिखाऊं? ये देखो, सेम। अब आपको सेम लग रहा है? मोट का एंगल और ऊपर वाले पेन का एंगल सेम लग रहा है आपको? Yes, sir. सारे एंगल सेम है। ये लो, अब देखो रिमोट का और ये जो पेन का मेरा कवर है इसका एंगल सेम लग रहा है, नहीं लग रहा? Yes, sir. Yes, और ये जो sir. पेन का कवर जो है उसको, मेरे एक साइड में एक पेन दिख रहा होगा आपको, ब्लैक कलर और सिल्वर कलर का, उसका एंगल और रिमोट वाला एंगल सेम लग रहा है, नहीं लग रहा? Yes, sir. लग रहा है. तो सारे एंगल बराबर हैं। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये रिमोट मेरी तरफ आ रहा है, मेरे पास 4 पेन होते, मैं आपको बना के दिखाता। इस समय मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, जो तो मैं अपने पास पेन रखता, मेरे पास जो पड़ा मैंने उसी को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? और इन तीनों के एंगल देख लो, सेम लग रहे हैं। ये रिमोट का उस ब्लैक कवर से और रिमोट का और व्हाइट मार्कर से, तीनों एंगल सेम है, ठीक है? और इन तीनों का एंगल Yes, sir. इससे सेम है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैंने इन चारों के रिजल्टेंट निकालने हैं, इन चारों के रिजल्टेंट। आपको क्या लगता है इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे? बोलो, Yes, sir. ऐसे होगा? Yes, sir. इन दोनों का रिजल्टेंट मैं बना दूं? ये देखो, इसको हटा रहा हूं और इसको हटा रहा हूं, ये रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट है किसका? उन दोनों का। अब मैं किसका रिजल्टेंट बनाऊंगा? ये ब्लैक कवर और रिमोट का रिजल्टेंट बनाऊंगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये। आप बताओ, दोनों रिजल्टेंट एक दूसरे को काट रहे, नहीं काट रहे? 180 डिग्री पे नहीं हो गए दोनों रिजल्टेंट? तो ये रिजल्टेंट Yes. और ये रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट? 0. 0. Zero. आ जाओ जरा, उधर आ जाओ। आ जाओ जरा। ये थोड़ा पेज बंद हो गया, मैं इसको, पेज को थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगेगा। पर अब मैं आपके सामने जो मीथेन बना रहा हूं, मीथेन में 4 बॉन्ड है। उन 4 में से कितने बॉन्ड ये आ जाओ, अब आ गया मीथेन, आ गया। अब देख पा रहे हो बच्चे मीथेन? Yes, sir. हाँ, अभी Yes, मैंने sir. अभी मैंने 2 का रिजल्टेंट बनाया था, इसका और इसका। ये एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। आप जानते हैं दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ये निकलेगा। याद नहीं है, मैंने 2 पेन को हटा के 1 पेन लगा दिया था, ठीक है? ये रिजल्टेंट होगा, नहीं होगा? इस 1 का और 2 का रिजल्टेंट ये 3 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैंने 4 और 5 का रिजल्टेंट निकालना है। 4 और 5 का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। फिगर में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, तो दोनों का बाइसेक्टर है ये। तो आप बताओ, नंबर 6 और नंबर 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, नहीं है? कैंसिल नहीं कर देंगे एक दूसरे को। तो व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल मीथेन? क्या लग रहा है?
0. जीरो हो गए बच्चे, जीरो हो गई। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, नेट रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो क्या लगता है, व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल? और जिसकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाए वो मॉलिक्यूल फिर क्या कहलाता है? Non-polar molecule. Question comes why. Question is, methane is a non-polar in spite of presence of 3-4 polar covalent bond. Why? Because in methane there are 4 dipole vectors which are equal in magnitude but in opposite direction, which cancels out each other and hence results in zero dipole moment. Is that clear? Excuse me, sir. सर आप से बोलो, जल्दी बोलो। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल एटम जो होता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन हर बार नहीं होता ना ऐसा। हर बार नहीं होता, बड़ा होना चाहिए वो, उसका बड़ा होना जरूरी है। सेंट्रल एटम बड़ा होना चाहिए, ये जरूरी है बच्चे। बड़े को छोटे घेर सकते हैं, छोटे को बड़े नहीं घेर सकते। ठीक है बच्ची? तो अब बताओ कौन कौन से इसमें नॉन पोलर हो गए? CO2 नॉन पोलर, BeF2 नॉन पोलर, BCl3 नॉन पोलर, CH4 नॉन पोलर। हालांकि इन चारों में बॉन्ड पोलर थे पर मॉलिक्यूल का निकला नॉन पोलर, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ गई। चलिए अब कुछ पोलर का भी एग्जांपल लेते हैं। वाटर लेते हैं। वाटर की शेप ऐसी होती है मेरे बच्चों, क्यों होती है उसके लिए वेट कर लो। ये वाटर के दो लोन पेयर हैं, तो वाटर का एक वेक्टर डाइपोल वेक्टर ये बनेगा, एक डाइपोल वेक्टर ये बनेगा। आपको क्या लगता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? Equal. इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। आपको क्या लगता है दोनों कैंसिल होंगे या नहीं होंगे? No, sir. सर नहीं होगा। ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो ये किसका रिजल्टेंट है? मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट है। ये किसकी डाइपोल मोमेंट है? मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है। और जिस मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आ जाए वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन कम्स व्हाई? बिकॉज इन वाटर देयर आर टू डाइपोल वेक्टर which are equal in magnitude but not in same direction, but not in opposite direction. Therefore these two dipole vector do not cancel out each other and results in net dipole moment of the molecule and hence makes water polar molecule. आप जानते हैं वाटर अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? Non-polar Cancel polar हो molecule जाता। हो जाता। Non-polar हो जाता है। मेरे बच्चे दुनिया ना होती, धरती ना होती, संसार ना होता, जीवन ना होता, पेड़ पौधे ना होते, प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ नहीं होती। आप बताओ प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ का आधार क्या है? वाटर। और जानते हैं वाटर की कौन सी नेचर वाटर को इतने इंपॉर्टेंट बनाती है? मैजिकल मॉलिक्यूल है ये। प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के लिए मैजिकल मॉलिक्यूल कौन है? वाटर। और उसकी किस नेचर की वजह से? इस नेचर की वजह से। और वाटर की पोलर नेचर की वजह क्या है? जानते हैं वाटर की पोलर नेचर की वजह क्या है? उसकी ये शेप। अगर वाटर की शेप ये ना होती, वाटर की शेप ये होती, तो दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाते, नेट वेक्टर जीरो आता,
वाटर नॉन पोलर कहलाता। जीवन कैसे होता है बच्चे, प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ की उम्मीद कैसे करते हो? तो अच्छी बात है वाटर बेंट हो गया, मतलब बच्चा कई बार कहता है सर ऐसे हो या ऐसे हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, इससे बन गई दुनिया। अगर ऐसा होता तो ना बनती दुनिया, जीवन ही ना होता, प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ का आधार ही ना होता। तो अच्छी बात है, नेचर में वाटर कैसा शेप लेके बैठा है? बेंट शेप। इसकी शेप का नाम क्या है मेरे बच्चे? बेंट या वी शेप कहते हैं इसको। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इज इट क्लियर? अमोनिया, अमोनिया इज लाइक दिस। दो पेन लेके आओ। अमोनिया इज लाइक दिस, राइट? इस शेप को कहते हैं पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप। आपको लग रहा है इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अनइक्वल होगा? डायग्राम में क्या लग रहा है? डायग्राम में तो लग रहा है कि दोनों एंगल अनइक्वल हैं, पर असलियत में क्या है? इक्वल। इक्वल है मेरे बच्चे। इसमें 3 डाइपोल वेक्टर्स होंगे। एक ये, मैं कलर अलग लेता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक ये वेक्टर बनेगा एन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। एक ये वेक्टर बनेगा एन की तरफ, एक ये वेक्टर बनेगा एन की तरफ। क्या लगता है ये तीनों वेक्टर कैंसिल हो पाएंगे? नो सर। क्या इसके रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर आएगा? यस सर। अपवर्ड वेक्टर बनेगा या डाउनवर्ड वेक्टर बनेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड वेक्टर बनेगा। तो ये अपवर्ड, ये किसकी डाइपोल मोमेंट आ गई? मॉलिक्यूल की। और जिसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा आ जाए वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको अमोनिया बना के दिखाता हूं। और मैं उधर आता हूं, आप मुझको बताना आप मुझे देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। मुझे देख पा रहे हो बच्चे? यस सर। यस सर। आ जाओ, अब मैंने पेन अरेंज कर ली बच्चे आपके लिए। देखिए मेरे हाथ को नाइट्रोजन मान लो, राइट? तो 3 H है ये ऐसे पिरामिडल शेप में 3, और ये तीनों एंगल नहीं दिख रहा होगा आपको शायद। ये देखिए ये ऐसे है पिरामिडल शेप, राइट? मेरे हाथ को क्या मान लो आप? नाइट्रोजन। और सारे एंगल बराबर हैं। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। आप देखना जरा, इसका इससे एंगल और इसका इससे एंगल और इसका इससे एंगल सेम लग रहा है डिफरेंट लग रहा है मेरे बच्चों? लो सर सेम। पास आ गया मैं आपके, थोड़ा दूर हो गया। सेम है नहीं है? अब ये ऐसे कर, ये ऐसे देखने में क्या लग रहा है? एक ही प्लेन में लग रहा है नहीं लग रहा है? ऐसे देखने में, ऐसे देख Yes, यस सर। ऐसे देखने में लगता है हाँ सर पिरामिड है। अगर यहाँ पे एक प्लेन बना दूं, नीचे सरफेस हो जाए, ये लो ये सरफेस हो गया जिसमें मैं लिखता हूं। अब बताओ ये पिरामिड नहीं बन गया इसका? yes sir. तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, और मिथेन में पता क्या था? मिथेन में ये था, मिथेन में ये एक्स्ट्रा बॉन्ड था, ये वाला ऐसे था मिथेन। अब आई समझ में बात? अब देखना मार्कर का ब्लू पेन से एंगल, देखना जरा मार्कर का ब्लू पेन से एंगल और मार्कर का ये जो ब्लैक पेन से एंगल सेम लग रहा है डिफरेंट लग रहा है? Same. सेम है, सेम है। और ये जो मार्कर का मेरी तरफ ग्रे पेन है ना, उसका भी एंगल सेम है। ये देखो मार्कर का ग्रे पेन से एंगल देखना जरा, ब्लू पेन के साथ सेम है नहीं है? Yes sir. ये मिथेन थी, इसीलिए इसमें चारों बॉन्ड इक्वल मैग्नीट्यूड के होने की वजह से कट गए थे, कैंसिल हो गए थे। पर यहां पर अब ये बॉन्ड नहीं है अमोनिया में,
अमोनिया ऐसी शेप का है। तो आप बताओ इसका और इसका वेक्टर क्या आएगा, इसका और इसका वेक्टर ये आएगा जो मेरा हाथ है, मेरा हाथ इन दोनों के बीच में से आ रहा है। आपको शायद नहीं लग रहा होगा क्योंकि मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने होते तो आप शायद ज्यादा अच्छा व्यू देख पाते। तो ये वेक्टर अब लग रहा है बीच में से आ रहे हैं दोनों के। Yes, sir. मैं अब Yes, इसको sir. हटा रहा हूं, मेरा हाथ रिजल्टेंट है, एक ये गया और ये गया, रिजल्टेंट गया। अब ये रिजल्टेंट और ब्लू पेन का रिजल्ट वेक्टर क्या कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को? No. No, sir. मेरे हाथ को मत देखो, ब्लू पेन को देखो। एंगल है, एंगल थीटा कुछ तो होगा। थीटा जब 180 होगा ना, कोस 180, तब जाके कटेंगे एक दूसरे के साथ। पता ना कोस 180 कितना होता है? कोस 180 कितना होता है? कोस 30 कितना होता है? अरे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते क्या? ये अभी है नहीं, शुरू नहीं हुई? अरे चुप क्यों हो गए? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती आपको मतलब? हाँ चलो, ये फिर उसकी बात नहीं करते हम। ये एंगल और ब्लू पेन का एंगल, ये रिजल्टेंट ब्लू पेन कुछ तो आएगा। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा बताना जरा? अपवर्ड आएगा नहीं आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट यूं आएगा नहीं आएगा? ये किसका रिजल्टेंट आ गया? पूरे मॉलिक्यूल की नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आ गई। तो जिसकी नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पोलर नॉन पोलर? बोलो बच्चे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। Polar. इसका और इसका रिजल्टेंट ये आ गया। ये मैंने अपना हाथ बनाया था ब्लू कलर से, और ये जो था ना, ये पेन था एक ब्लू कलर का। अब तो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? अपवर्ड आएगा नहीं आएगा? तो अमोनिया क्या हो गया? Yes, sir. पोलर हो गया नहीं हो गया? यस, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज देयर आर 3 dipole vectors which are equal in magnitude but not in opposite direction. Therefore, these 3 dipole vectors do not cancel out each other and results in net dipole moment of ammonia molecule. Is that clear? एक और मॉलिक्यूल है OCS। Yes, sir. OCS ऐसा होता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये डाइपोल वेक्टर और ये डाइपोल वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे या अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे? Unequal. तो नेट रिजल्टेंट तो आएगा। ये समझ आएगा नेट इस तरफ क्यों आया? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वेक्टर ज्यादा होगा, ये वेक्टर छोटा होगा, तो नेट वेक्टर आ गया। तो बताओ OCS की डाइपोल मूवमेंट आई नहीं आई? बिल्कुल आई। तो OCS पोलर हो गया नॉन पोलर हो गया? OCS इज अ पोलर मॉलिक्यूल। Polar molecule. और अब बताओ CS2 क्या हो गया फिर बताओ? Non-polar. CS2 नॉन पोलर हो गया। ये वेक्टर और ये वेक्टर, Non. ठीक है बच्चे? Yes, sir. चलिए, पेन में क्या हो गया आज? देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि BeH2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन। देखो आपको शेप्स नहीं भी आती ना, अगर आपको शेप्स नहीं भी आती तो भी आप गेस कर सकते हो इसकी शेप क्या होगी। पता कैसे? क्वेश्चन की भाषा ऐसी है। क्वेश्चन की भाषा में ये पूछा गया है कि दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन। मतलब इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी आनी चाहिए?
0. जीरो कैसे आ सकती है? 180 डिग्री के एंगल और पे. कोई तरीका नहीं। तो आपको शेप नहीं भी आती तो भी आप आइडिया ले सकते हो कि इसके अंदर दो बॉन्ड 180 डिग्री पे होंगे तभी तो कैंसिल होंगे cos 180 से। So BH2 is a non-polar molecule in spite of presence of two polar bonds because it contains two dipole vectors which are equal in magnitude but in opposite direction cancels out each other and hence results in zero dipole moment. देखिए एक क्वेश्चन और है, अमोनिया और NF3। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही यही है, एग्जाम में इसको छोड़ के मत जाना। ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट चैप्टर में वेल्डिंग फ्यूल गैस वाला न्यूमेरिकल था। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर क्रोमियम पूछे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें जितना इंपॉर्टेंट थर्ड चैप्टर में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पे सवाल आता है। ओ अमोनिया और NF3 में डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी? ये रहा NH3, ये मैंने अभी आपके सामने बनाया था। ये लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। ये रहा NF3, ये इसका लोन पेयर है। तो डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी और जरा देखते हैं। आप बताओ अमोनिया में डायपोल वेक्टर किसकी तरफ बनेंगे? N की तरफ, बिकॉज N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बॉन्ड डायपोल वेक्टर्स हैं और अमोनिया में एक लोन पेयर भी है। ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर वेक्टर है जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये लोन पेयर वेक्टर है। आप बताओ जितने भी रेड कलर के वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड आएगा? Upward. upward, अपवर्ड आएगा। मान लो इन तीनों रेड कलर के वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये आया। अब बताओ ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? Same direction. ये ऐड हो जाएंगे। ये नेट डायपोल वेक्टर किसका आ गया? अमोनिया का। तो जो ब्लू कलर से दिखाया ये अमोनिया का नेट डायपोल वेक्टर है। कैसे? क्योंकि अमोनिया में 3 डायपोल वेक्टर नाइट्रोजन की तरफ थे, उनका रिजल्टेंट ऐड होके जो नेट डायरेक्शन आएगी वो लोन पेयर के वेक्टर के डायरेक्शन से मैच करेगी और वो दोनों को ऐड होके एक नया रिजल्टेंट वेक्टर ले आएगा, वो मॉलिक्यूल का डायपोल वेक्टर आ जाएगा। और जरा NF3 में आते हैं। NF3 में जानते हैं वेक्टर किसकी तरफ बनेंगे? F की तरफ। वाई? Fluorine is more electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन का ताकत के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है। और लोन पेयर का वेक्टर हमेशा लोन पेयर की तरफ होता है। ये मैं आपसे पूछता हूं, ये तीनों रेड कलर के वेक्टर का रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड आएगा? Downward. Downward. आप बताओ ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट कुछ तो सब्ट्रैक्ट होंगे। जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेट रिजल्टेंट ज्यादा आएगा कम आएगा? आप बताओ ये रिजल्टेंट ज्यादा आया या ये रिजल्टेंट ज्यादा था? अमोनिया So का which is having ज्यादा higher था। dipole moment? Ammonia having higher dipole moment. Ammonia having higher dipole moment than NF3. आंसर जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। Dipole moment of NH3 is greater than NF3 because in NH3, NH3 मतलब अमोनिया, in NH3 मतलब अमोनिया, because in NH3 dipole vectors due to bond pair and lone pair are in same direction. ये लाइन समझ में आई? dipole vector due to bond pair, हाँ ये dipole vector due to bond pair and due to lone pair are in same direction, which adds up to give higher resultant dipole moment. Whereas in NF3 dipole vectors due to bond pair, ये bond pair है, dipole vector due to bond pair, dipole vector due to bond pair, हाँ, whereas in NF3 dipole vectors due to bond pair and
ड्यू टू लोन पेयर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये लाइन समझ में आई? बॉन्ड पेयर का वेक्टर और लोन पेयर का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड हेंस गिव्स लेसर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। आंसर दोबारा से बोल रहा हूं, अब मैं एक ही लाइन में आंसर सुनाऊंगा आपको कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 is greater than NF3 because in NH3 dipole vectors due to bond pair and lone pair are in same direction, which adds up to give higher dipole moment, whereas in NF3 dipole vectors due to bond pair and lone pair are in opposite direction and hence gives lesser dipole moment. आंसर क्लियर है बच्चे? मैं हर बार की तरह अपना फोन नंबर लिख रहा हूं इसलिए कि जिसके पास नोट्स हैं वो तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है मुझसे अभी मांग ले, मैं भेज दूंगा। नोट्स होंगे तो आपके पास आंसर आसानी होगी, जिसके पास नोट्स नहीं है, मैंने ये आंसर पता है क्यों बोला, मैंने उन बच्चों के लिए बोला जिसके पास नोट्स नहीं है वो कम से कम नोट्स ना होने की वजह से आंसर लिख ले बच्चा। एक एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ट्राई एटॉमिक हैं। ट्राई एटॉमिक, आप ट्राई एटॉमिक का मतलब समझते हो ना, जिसमें 3 एटम हो, CO2 3 एटम, H2O 3 एटम। कह रहे दोनों ट्राई एटॉमिक हैं। कह रहे पर कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, लीनियर मतलब एक ही लाइन में, और वाटर बेंट है। कह रहे इस बात को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो अब आपको ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, आपको कह रही है कि इसको लीनियर और इसको बेंट प्रूफ करो। तो देखो हम यही कहेंगे कि वाटर की डाइपोल मूवमेंट होती है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, सारे जानते हैं, और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी डाइपोल मूवमेंट होती है। ये तभी संभव है जब वाटर में दोनों बॉन्ड एक एंगल पे हों, ताकि वो कैंसिल ना हो पाए और नेट डाइपोल मूवमेंट को रिजल्ट करें। पर कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। यह तभी संभव है जब कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल हो, ताकि दोनों वेक्टर कट जाएं और रिजल्टेंट 0 हो जाए। मतलब यहां पर हमने उनकी डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर उनकी शेप को प्रिडिक्ट करना है, लीनियर और बेंट। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना था कि वाटर बेंट क्यों है, वाटर बेंट क्यों है और ये लीनियर क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आपने कहना है कि वाटर की डाइपोल मोमेंट होती है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये तभी संभव है जब वाटर की शेप बेंट हो, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है, ये तभी संभव है जब कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल हो। आंसर पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल and possess net dipole moment, and it is possible only if water having bent shape so that two equal dipole vector do not cancel out each other and results in net dipole moment. On the other hand, carbon dioxide having zero dipole moment, carbon dioxide is having zero dipole moment, and it is possible only if it is having linear shape in which two dipole vector cancels out each other and results in zero dipole moment. आंसर क्लियर है बच्चों? यस सर। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक बनता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इसके हम फर्स्ट अल्फाबेट को उठाते हैं V S E P R।
वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मत मिस करिएगा, नहीं तो फिर आप ये कभी नहीं बता पाएंगे वाटर ऐसा क्यों, BCl3 ऐसा क्यों, अमोनिया ऐसा क्यों, मीथेन ऐसा क्यों, ये आप कभी नहीं बता पाएंगे। तो अगली क्लास मिस मत करिएगा। मिस कर दें तो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग तो करता ही हूँ, अगर वो रिकॉर्डिंग भी मिस कर दें तो मैंने आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके ऑलरेडी ही ऐप में डाला ही हुआ है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक